नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल ये देखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में बहुत सारे विवाद थे। ये भी प्रचारित किया गया है कि गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ब्राह्मणवादी थे और खुद को दलित और पिछड़ों का नेता बताते थे, जबकि वे शूद्रों को अंदर ही अंदर घृणा करते थे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी आज हम फैक्ट चेकिंग भी करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 160 में बताया था कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की एक सवर्ण महिला है रंगनायकम्मा, जो खुद को मार्क्सवादी बताती हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें वो जाति उन्मूलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध को जरूरी नहीं बताती और कह रही हैं कि मार्क्स ही जरूरी है। तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में एक और किताब आई है अम्बेडकराइट मूवमेंट के द्वारा, जिसे लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने, जाति, बुद्ध और अंबेडकर जरूरी, मार्क्स फालतू। रंगनायकम्मा बुद्ध और अंबेडकर की आलोचना करने में इतने निचले स्तर पर चली जाती हैं कि वो मार्क्सवाद को भूलकर गांधीवाद का उदाहरण देने लगती है। पहले हम उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसकी बारीकी से चर्चा करते हैं। रंगनायकम्मा अपनी पुस्तक में लिखती हैं, भारत पर काबिज शासकों के विचार उस अंबेडकर वाद से अपने लिए ऊर्जा तलाशते हैं जिसने गांधीवाद को पटकनी मारकर सदा के लिए धारशाई बना दिया है और आजाद भारत में गांधीवाद के अस्तित्व को अनुचित करार दे दिया है, तथा जिसने कहा है कि नागरिक यानी सिविल अवज्ञा, असहयोग एवं सत्याग्रह जैसे अराजक तरीके जितने जल्दी छोड़े जा सके उतना ही बेहतर होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और नागरिक अवज्ञा जैसे काम किया करते थे और बाबा साहब ने इसका विरोध किया है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आम पब्लिक नहीं जानती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब ने इसका क्यों विरोध किया था। दरअसल ये तरीके क्रांति के तरीके कतई नहीं थे, ये सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के तरीके थे कि अपना कहनाम अगर अंग्रेजों से मनवाना हो तो उनके सामने जाकर धरना दे दो, असहयोग आंदोलन कर दो। ये हक दिलाने के तरीके कतई नहीं थे। 1795 ईस्वी के रेगुलेशन नंबर 21 की प्रस्तावना में कहा गया है, मतलब ब्रिटिश भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ, आप खुद इसे देख लीजिए। जब किसी पंडे पुरोहित को किसी से कोई ऐसी चीज प्राप्त करनी होती थी जो उसे वह नहीं देता था, तब वह दबाव डालने के लिए कई तरह के तरीके अपनाता था। आमतौर पर उसके दो तरीके होते थे, चाकू व ब्लेड से अपने शरीर को छेदना व फाड़ना, या फिर वह धमकी देता था कि मैं जहर खा लूंगा। इन दो तरीकों से वह अपनी स्वार्थ सिद्धि करता था। हालांकि और भी कई तरीके इस्तेमाल में लाए जाते थे। एक तरीका था अपने शिकार, मतलब जिससे कोई चीज ऐंठनी होती थी, उसके घर के सामने लकड़ी का एक कुंड यानी कि एक गोलाकार खोखा जिसमें ईंधन का ढेर लगा होता था, वो खड़ा कर देता था और उसमें एक बुढ़िया को जलाने के लिए बैठाकर धमकी देना कि मेरी बात मान लो, नहीं तो इस औरत को जला दूंगा। इसके अलावा भी और भी कई तरीके अपनाता था। एक अन्य तरीका था अपनी पत्नियों, स्त्रियों और बच्चों को अपने शिकार के सामने बैठाकर धमकी देना कि यदि मेरी बात न मानी तो इसके सिर धड़ों से अलग कर दूंगा। एक और तरीका था धरना देना, अर्थात अपने शिकार के द्वार पर अनशन करना। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी जो भी कुछ कर रहे थे वो उन्हीं ब्राह्मणवादियों के तरीके को उठाकर अंग्रेजों के सामने परोस रहे थे। ये पूरी जनता को दिखाना चाह रहे थे। दरअसल ये जो मार्क्सवादी सवर्ण महिला है रंगनायकम्मा, इनको अगर बुद्ध और अंबेडकर की आलोचना करनी भी चाहिए थी तो मार्क्सवादी तरीके से करती। अब आपने सुना होगा कि मार्क्सवादी तो हमेशा क्रांति की बात करते हैं, हथियार उठाओ, सत्ता पलट दो, क्रांति से ही परिवर्तन संभव है, लेकिन गांधी ने तो ऐसा किया नहीं। फिर इसका उदाहरण क्यों दे रही थी? इससे ये पता चलता है कि उनके पास बुद्ध और अंबेडकर की आलोचना के लिए कोई तर्क ही नहीं बचा था। अब जब गांधी की बात आ ही गई है तो मैं आज कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो रंगनायकम्मा के साथ साथ वो जिसका उदाहरण दे रही है गांधी जी का, उसका भी भंडा पूरी तरह से फूट जाएगा। यहाँ पर मैं रंगीला गांधी जैसी किताबों की बात नहीं करने वाला कि गांधी बुढ़ापे में अपनी बीवी को छोड़कर जवान लड़कियों के साथ नंगे सोते थे, ये सब बात भी मैं नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे सिर्फ उन फैक्ट्स को दिखाऊंगा कैसे वो दलित विरोधी थे, अछूत विरोधी थे और उनकी मानसिकता कितनी घिनौनी थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से ही। गांधी जब खुद सत्याग्रह करते थे तो वह सत्याग्रह होता था, लेकिन जब उसमें कोई अछूत या दलित लोग शामिल हो जाते थे तो फिर वो सत्याग्रह नहीं रहता था।
था। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात लिखते हैं, जब नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए अछूतों ने बाबा साहब के नेतृत्व में सत्याग्रह किया तो बाबा साहब 1945 और 1946 में लिखी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मिस्टर गांधी ने इस सत्याग्रह का समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने समर्थन नहीं किया बल्कि इसकी सख्त से सख्त शब्दों में निंदा भी की। इस स्टेटमेंट को आप लोग बाबा साहब की लिखी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के पेज संख्या 247 पर भी देख सकते हैं। यही नहीं, गांधी ने 21 बार अनशन किया था। इनमें से कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए थे और बहुत से अनशन उनके गांधी आश्रम में रहने वालों के द्वारा किए गए अनैतिक पापों अपराधों के प्रायश्चित के लिए थे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि एक अनशन बंबई सरकार के विरुद्ध था क्योंकि उसने श्री पटवर्धन नाम के कैदी को जेल में भंगी का काम करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि वह यह काम करना चाहता था, परंतु इन 21 अनशनों अथवा मरण व्रतों में एक भी छुआछूत खत्म करने के लिए नहीं किया गया। यानी कि ये साफ है कि गांधी ने इतने अनशन किए हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन उन्हें छुआछूत की प्रॉब्लम कभी एक बड़ी प्रॉब्लम लगी ही नहीं कि उसके लिए भी कभी अनशन कर देते हैं। गांधी के एक दो नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप देखते जाइए। आज मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि उनकी मानसिकता कितनी जाहिलियत भरी थी। 1931 में गांधी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में मुसलमानों और सिखों को विशेष रुतबा देने का समर्थन किया था, परंतु जब अछूतों की बारी आई तो उसने उनको वैसा ही विशेष प्रतिनिधित्व देने का डटकर विरोध भी किया। आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसमें एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि गांधी ने क्या कहा था। अब कुछ और मैं आपको दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाता हूँ। 1938 में जब कांग्रेसी राज्य सरकारें बनी तो डॉक्टर खरे मध्य अथवा केंद्रीय प्रांतों में बनी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कुछ अछूतों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इस पर गांधी जी को बहुत ज्यादा आपत्ति हो गई। उन्होंने डॉक्टर खरे को मजबूर किया कि वह मंत्रिमंडल को तोड़ दें ताकि उनमें से कोई भी अछूत मंत्री न बन सके। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात अपनी इसी पुस्तक के पेज नंबर 20 पर लिखते हैं कि डॉक्टर खरे ने यह बात खुलेआम कही थी कि गांधी जी मंत्रिमंडल में अछूतों के समावेश को अनुशासनहीनता कहते थे, अतः मुझे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना पड़ा। मतलब अछूत मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है तो गांधी के लिए यह अनुशासनहीनता थी। ये थी इनकी मानसिकता। इतना ही नहीं, डॉक्टर खरे ने यह भी कहा कि गांधी जी ने मुझे यह भी कहा था कि तुमने अछूतों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उनके अंदर जो ऊंचा उठने की भावना और महत्वाकांक्षा पैदा कर दी है, यह बहुत ही गलत काम किया है। यह ऐसा गलत निर्णय है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कोई भी ये बात कह सकता है कि डॉक्टर खरे तो राजनीतिक व्यक्ति थे, कुछ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री भी बने थे, तो भाई उनकी बात का क्या भरोसा, वो तो कह रहे हैं ना, गांधी जी थोड़े कह रहे हैं। तो ये गलतफहमी भी आपकी दूर कर देता हूँ। बाबा साहब ने भी ये स्टेटमेंट लिखा है। अब क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के पेज 98 पर वो लिखते हैं, डॉक्टर खरे ने यह बयान बार बार दोहराया है पर मिस्टर गांधी को इसका खंडन करने का साहस नहीं हुआ है। अब मैं आपको गांधी शिक्षण भाग 2 पुस्तक पर पेज 132 पर लिखे हुए स्टेटमेंट का उदाहरण देना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है, 1932 तक तो गांधी जी अछूतों को किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने देते थे। वह उनका यह अधिकार ही नहीं मानते थे कि वे किसी मंदिर में जा सकते हैं। उनके शब्द हैं, अछूतों यानी अंत्यजों को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वे हिंदुओं के मौजूद मंदिरों में प्रवेश कर सकें। जब तक हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति पाति है, जब तक आश्रम व्यवस्था है, तब तक यह कहना कैसे संभव है कि वे इन मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के चलते न हर हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकता है, न हर हिंदू बराबर है। यानी कि यहाँ पे यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि गांधी दलितों को हिंदू तो मानते थे लेकिन उन्हें मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, उन्हें अछूत बनाकर ही रहने देना चाहते थे। उनके अधिकारों की उन्हें कतई चिंता नहीं थी, वर्णाश्रम बना रहे इसकी बहुत ज्यादा चिंता थी। अब गांधी जी की निचली मानसिकता का एक और उदाहरण देखिए। गांधी जी ने एक हरिजन सेवक समिति बनाई थी। इस संस्था की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कोई भी अछूत या दलित वर्ग का था ही नहीं। ये पूरी तरह से ब्राह्मणवादी चला रहे थे। ये उसी तरह से था जैसे कृष्ण का मंदिर ब्राह्मण चलाते हैं और यादव भाइयों को ये
बताते हैं कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं और जितना चंदा आता है कृष्ण जी के नाम पर वो सारा खुद ही गटक जाते हैं, जबकि कृष्ण के नाम पर जितने चंदे आने चाहिए थे वो उनके वंशजों यानी यादव भाइयों में वितरित होने चाहिए थे। तो उसी तरह से गांधी जी भी यही काम करते थे। इस पर उस समय के जो अछूत वर्ग के लोग थे वो लोग कई बार प्रतिनिधि मंडल बनाकर उनके पास गए कि भाई जब आप हम लोगों के नाम पर यह चला रहे हैं तो हमें ही सौंप दीजिए या बोर्ड में सम्मिलित कर लीजिए, हम लोग इसको चलाएंगे। लेकिन गांधी जी की तो मानसिकता ब्राह्मणवादी थी। उन्होंने बेहद ही आपत्तिपूर्ण इसका उत्तर दिया। मैं लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ क्या उन्होंने उत्तर दिया था। इस संघ को यानी हरिजक सेवक संघ को चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है वह अछूतों से नहीं लिया गया है बल्कि वह उच्च जातियों के हिंदुओं से लिया गया है। अतः संघ का संचालन सिर्फ उच्च जातीय हिंदुओं द्वारा ही किया जाना चाहिए, यही ठीक है। अतः अछूतों की संघ बोर्ड में स्थान पाने की मांग न नैतिक दृष्टि से सही है न अधिकार की दृष्टि से। अब इस स्टेटमेंट के बाद भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है कि नहीं गांधी जी दलित विरोधी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, तो अब मैं गांधी जी के ही द्वारा लिखा हुआ जो गुजराती लेख है उसी का हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे प्रतियोगिता, वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध रुकता है। यदि कोई दूसरे वर्ण का आदमी ज्ञान या विज्ञान और कला सीखता है, इनकी पढ़ाई करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, परंतु उसे अपनी आजीविका इसमें नहीं कमानी चाहिए, सुना आपने, बल्कि उसे अपने पूर्वजों से चला आया पेशा ही अपनाना चाहिए और उसी से रोटी कमानी चाहिए। गांधी जी का यह स्टेटमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे 9th सेंचुरी में शंकराचार्य के गुदा में भगंदर हुआ था, वहीं 20वीं सदी में गांधी जी के सोच में ही भगंदर हो गया था। जाहिलियत की हद देखिए, गांधी जी वर्ण व्यवस्था में भी अच्छाई खोज ले रहे हैं और उनके स्टेटमेंट के अनुसार तो जो महिला वर्ग है या जो शूद्र वर्ग है जिनको कभी पढ़ने नहीं दिया गया, तो अब अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो भले ही पढ़ाई कर लें, लेकिन जीविका पढ़ाई के अनुसार नहीं चलानी है बल्कि वैसे ही चलानी है जैसे उनके पूर्वज चलाते आए हैं। यानी कि उनके पूर्वज अगर मैला ढोते हुए आए हैं तो इन्हें पढ़ लिख कर भी मैला ही ढोना चाहिए। अब गांधी जी की ये जो सोच है ये कैसे सोच से बेहतर है, इसका उत्तर मैं जानना चाहूंगा ये जो सवर्ण महिला है जो मार्क्सवादी बताती हैं रंगनायकम्मा, उनसे। वो बताए हमें कि गांधी जी का किस आधार पर वो समर्थन कर रही है या उनका आधार लेकर वो डॉक्टर अंबेडकर या बुद्ध पर छींटाकशी कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। क्या वो हमें बताएंगे कि गांधीवादी मार्क्सवाद है या फिर उनके पास आलोचना के लिए कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं बचा था कि गांधीवाद में घुस गई जो कि एक पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा है, या इसका ये मतलब निकाला जाए कि रंगनायकम्मा मार्क्सवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद पार्ट 3 यहाँ पे थोपना चाहती है और यही अपनी बेतुकी जाहिलियत भरी बातों को इनने किताब का रूप दे दिया और इन्हीं सब वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादी मानसिकता से ये जाति उन्मूलन करेंगी। ये है इनका ब्लूप्रिंट जातिवाद को खत्म करने का। क्या यही मार्क्सिज्म है, यही मार्क्सवाद है? तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये जो सवर्ण महिला हैं रंगनायकम्मा, उनके पास भी यह वीडियो पहुंच जाए और वो आकर जवाब दें कि ये चक्कर क्या था, कैसे उनने गांधी का समर्थन कर दिया, किस आधार पर किया था और गांधी की सोच कैसे डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर थी। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।